बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, पहले मैंने अपना बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से यूपीटीयू नेक्नोम से किया है। उसके बाद से मैंने अपना एमटेक फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी में मेरिट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज रांची से किया है। उसके बाद मैं वहाँ से कैंपस प्लेस्ड हुआ था। फिर वन एंड हाफ ईयर मैं रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड में था। और उसके बाद से मैंने कंपनी को छोड़ के अभी कम्प्लीटली सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में हूँ। तो आपने बीटेक कब किया था? 14 में किया था सर। 16 के बाद मैंने वहाँ से कैंपस हुआ था एमटेक में। फिर वहाँ से जॉब में ठीक चला है। गया। 1 18 से मैंने जॉब पे हूँ, ये प्रिपरेशन फेज में हूँ। 2018 से आप प्रिपरेशन में। तो आपने बीटेक किया है, एमटेक किया है, फिजिक्स भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। यस सर। जो न्यूटन का प्रथम नियम है गति का, ओके। उसके बारे में भी पढ़े होंगे। जी जी। दूसरा तीसरा सब पढ़े होंगे। जी जी। आप मुझे एक बात बताइए कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जी जी। एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये कुछ खास सिचुएशन में गलत हो जाता है, कुछ खास स्थितियों में गलत हो जाता है। ऐसा कोई उदाहरण आप याद कर पा रहे हैं, या कोई सिचुएशन मुझे बता सकते हैं जहां न्यूटन का तीसरा नियम ना लगे? नो सर, एक मिनट, सॉरी। ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स के बारे में आपने सुना है, जी जी। पढ़ा भी होगा। यस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? कौन नहीं सर चलिए पता। ठीक है। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की थी या इससे जुड़े थे, उनका नाम आप बता सकते हैं? नो। चलिए, कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताइए अजय जी कि खाली समय में आप कोई हॉबीज वगैरह परस्यू करते हैं? ये सर, प्लेइंग क्रिकेट और ट्रैवलिंग। प्लेइंग चेस और प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग चेस और प्लेइंग क्रिकेट। लाइक क्रिकेट सर, प्लेइंग क्रिकेट एंड ट्रैवलिंग सर। अच्छा, प्लेइंग क्रिकेट एंड ट्रेवलिंग। तो कहाँ घूमना पसंद करते हैं आप? सर कोई भी वही ऐसा मोनूमेंट्स, नेशनल इंपॉर्टेंस, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जूज, रिलीजियस प्लेस। तो जहाँ आप घूमते हैं उस जगह के बारे में आप कुछ तीन चार चीजें जो आप नोटिस करते हैं वो क्या है? एक तो सर वो जो इम्पोर्टेंस है, नेशनल इम्पोर्टेंस, जो बिल्डिंग जहाँ पे हम लोग विजिट कर रहे हैं टूरिज्म ठीक के है। लिए, और उसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित जो किया गया है, उसके मेंटेनेंस के लिए, या उसको जो हेरिटेज है वो हमारे जो भी आने वाले समय में उसको मैंने प्रिजर्व करके रखा जा सके। और एक ठीक है। टूरिज्म के सेक्टर में एक वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करता है। अभी आपने, बिहार में एक विवाद का मुद्दा चल रहा है कि टीचर के मुद्दे पर, टीचर की जो वैकेंसी आई है उसमें आवास का प्रावधान अनिवार्य नहीं होना चाहिए बिहारियों के लिए, या जी होना चाहिए, इस पर एक मुद्दा चल रहा है। यहाँ कुछ लोग जी। डिमांड कर रहे हैं होना चाहिए, सरकार कह रही है कि नहीं होनी चाहिए। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? ऐसे सर, डोमिसाइल डोमिसाइल की वैसे नहीं होनी चाहिए। ऐसे देखा जाए तो जो टीचर्स की बहाली होगी वो, अगर आप फ्यूचर एस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारे हमारे यहाँ जो टीचर होने चाहिए वो मेरिटोरियस होने चाहिए, और सिलेक्शन जो होगा ऑन दी बेसिस ऑफ मेरिट्स ही होगा। और वो जो जनरल की सीटें हैं वो तो ऑलरेडी जैसे अदर स्टेट के लिए भी ओपन होनी चाहिए। और जो रिजर्वेशन है वो तो विद इन स्टेट तो है ही अपना। तो इसमें रिजर्वेशन के बारे में क्या प्रावधान है संविधान में? ऐसा कुछ रिजर्वेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, राज्य की मर्जी पर है, क्या नहीं सर, प्रावधान है? जो रिजर्वेशन है आर्टिकल जो 16 बोलता है ना, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते हैं किसी को कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, और प्लेस क्या के वो बेसिस पे। बेसिस है? बेसिस उसमें कितने बेसिस हैं वो बताइए। सर कास्ट है, रिलीजन है, प्लेस है, और सर रिकॉल नहीं कर पा, चलिए। और सेक्स भी है सर, समानता के सेक्स। अधिकार के समानता के अधिकार के बारे में आप सुने होंगे, जी जी। अनुच्छेद 14 में है। राइट टू इक्वलिटी, जी जी। पढ़ा है आपने समानता के बारे में कुछ कहीं पर कि क्या है ये?
वही सर, पॉलिटी में राइट इक्वलिटी पढ़ा था, उसके डेप्थ में तो नहीं गया। अच्छा, आप डेप्थ में नहीं गए, ठीक है। आप रूस यूक्रेन का जो मुद्दा चल रहा है, युद्ध चल रहा है काफी दिनों से, वो आपकी नजरों में है जी जी ये मुद्दा? जी जी तो भारत भारत यूनाइटेड जो जनरल असेंबली है, उसमें यूएन में वोटिंग से अनुपस्थित रह गया था। जी जी उस पे ना उन्होंने रूस के पक्ष में वोट दिया, ना यूक्रेन के पक्ष में वोट दिया। जब हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, तो विश्व गुरु तो हमेशा भीड़ के पीछे से नहीं बन सकते ना, कि कोई मुश्किल आए तो साइड से निकल लो। हमें तो एक स्टैंड लेना चाहिए कि हम यहाँ खड़ा है, सब यहाँ आओ, तभी विश्व गुरु बन पाएंगे। तो इंडिया के इस ये जो कदम है, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं सर, अगर देखेंगे तो रसिया को अगर हम डायरेक्ट काउंटर नहीं कर सकते हैं किसी भी इंटरनेशनल स्पेस पे, क्योंकि रसिया में अगर देखा जाए तो काफी पिछले कितने सालों से वो इंडिया को डायरेक्टली सपोर्ट करता है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल मंच पे भी। तो वहाँ पे डायरेक्ट क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं, उस बेसिस पे इंडिया तो रशिया को हमने माने। रसिया ने हमारे 2 मर्डर की कहानी छुपाई, इसीलिए हम रसिया का भी एक मर्डर का कहानी छुपा लें, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा तो बात नहीं है। गांधी के देश से आप क्या विश्व को संदेश देना चाहते हैं कि तुमने मर्डर किया, हमने मर्डर किया, तुम भी चुप रहो, हम भी चुप रहते हैं? विश्व गुरु का ये छवि लेकर हम जाएंगे विश्व में? नो, चलिए, आपका कोई पसंदीदा विषय बताइए अजय जी, जिस पे आप कंफर्टेबल हैं बात करने के लिए 5 मिनट। सर किससे रिलेटेड? किसी से रिलेटेड जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है सर, या मॉडर्न हिस्ट्री? मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा है आपने? भाई सर, जो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस है सब चीज पढ़े हुए हैं। सब चीज पढ़े हुए हैं आप। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1919। 1919? मतलब असहयोग आंदोलन भगत सिंह जी देख नहीं पाए थे? अरे चलिए ठीक है। गांधी जी के असहयोग के बारे में आपने सुना है? जी जी तो ये आंदोलन जो असहयोग था, हम किससे असहयोग कर रहे थे, क्या असहयोग कर रहे थे? ये पढ़ तो लिए हम भी, लेकिन आज तक हमको समझ में नहीं आया कि क्या असहयोग हम कर रहे थे। वो सर, जो अंग्रेजों का जो पॉलिसी थी उसी से जो उसे उत्पीड़न हो पॉलिसी रहा से था। असहयोग कर रहे थे? अच्छा। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी आप जानते होंगे। जी जी ऐसी क्या नौबत आ गई कि हम 1921 में कह रहे थे कि हम साथ नहीं देंगे, असहयोग करेंगे। 21 में हमने कहा कि चलो भाई, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इतना तक तो ठीक था। 42 में ऐसी क्या बात आ गई कि हमने कहा कि भाई अब छोड़ दो? और हिम्मत कहां से आ गई है? अंग्रेजों के पास इतनी शक्ति थी, चाहते तो वो सारा गोला बारूद उनके पास था, हमको हमें उड़ा सकते थे। तो हमें ये शक्ति क्यों आई कि भाई अब छोड़ दो, बहुत हुआ अब? इस शक्ति की जड़ में कौन था? क्वेश्चन आप समझे? अगर क्वेश्चन नहीं समझ रहे तो पूछ क्या कीजिए। 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, 1930s में जो है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों आया, कैसे आया, इसके ऊपर सवाल है। ठीक है ना? ओके। आप हिंदी तो समझ रहे हैं ना अजय जी? जी 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 ठीक है, बताइए मुझे। वैसे प्रॉपर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा था, वो मॉडर्न हिस्ट्री देखे हुए काफी दिन ठीक हो है, गए। कोई बात नहीं है। स्वदेशी आंदोलन के बारे में आपने सुना है? जी जी स्वदेशी आंदोलन के बारे में मुझे कुछ भी 3 चीजें बताइए जो जानते हो आप इसके बारे में। सर, वो 1905 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पहली चीज। और उसका मैंने वही वही था कि जो भी मैंने विदेशी प्रोडक्ट हैं उसको बाइकआउट करना और अपने देश की जो चीजें हैं उसका यूज करना। ठीक है, दूसरी चीज हो गई, तीसरी बताइए और कुछ। और इसका इनिशिएशन गांधी जी आप, थे इस आंदोलन में शामिल? ऐसे गांधी जी नहीं थे उस समय। गांधी जी क्यों शामिल नहीं हुए थे? इतने बड़े नेता थे, उनको पता नहीं चला स्वदेशी हो रहा है देश में? नहीं सर, उस समय वो साउथ अफ्रीका में थे। अच्छा, साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में किस काम से वो थे? वो एक
जैसे वहां पे जब उसकी डिग्री ले रहे थे ना एलएलबी की, उसके जी। एक और केस था, अब्दुल्ला कोई थे, उन्हीं के केस में गए थे सर। अच्छा, तो उनका उनका मुकदमा सुनने के लिए वो एक्चुअल में वहां गए थे, है ना? चलिए, फिजिक्स में अगर आपसे पूरे फिजिक्स में किसी एक विषय पर बात करना हो जिस पे आप 2 मिनट कंफर्टेबल हो, तो वो क्या सब्जेक्ट होगा? कोई टॉपिक बताइए मुझे। फिजिक्स में सर वही पढ़ रहे थे न्यूटन का लॉ भी याद आ रहा ध्यान में तो। अच्छा, न्यूटन का दूसरा लॉ आप बता सकते हैं? गति का दूसरा नियम क्या है? जी सर, गति का दूसरा नियम सर वही है, जो फोर्स, गति का दूसरा नियम तो हम लोग जो फोर्स का डिफिनीशन रहता है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। तो मुझे ये बताइए, गतिज ऊर्जा के बारे में आपने सुना है? काइनेटिक एनर्जी जी जी। क्या होता है ये? कोई भी एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूविंग बॉडीज इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, जैसे अगर तो कोई बॉल को, हम्म, जैसे अगर किसी बॉल को किसी हाइट से अगर हम गिराते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है आपको काइनेटिक एनर्जी में। और टोटल एनर्जी रहता है विद इन दिस मोमेंट, जब ऊपर से वो नीचे आती है तो वो कंजर्व रहती है। पोटेंशियल का ट्रांसफॉर्मेशन काइनेटिक से काइनेटिक तक पोटेंशियल में हो जाता है। यदि किसी वस्तु के वेलोसिटी को दोगुने कर दे तो उसके काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा? 4 टाइम्स हो जाएगा सर, 1/2 mv²। 4 टाइम्स, ठीक है। यदि किसी फ्री लिफ्ट में, एक लिफ्ट है वो फ्रीली नीचे गिर रहा है और उसके गिरने का जो दर है, उसका जो एक्सीलरेशन है, उसको हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दें, तो उसमें खड़े व्यक्ति के साथ क्या होगा? आप समझे क्वेश्चन पहले, कि एक लिफ्ट है, उसमें एक व्यक्ति है, लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन उसका जो एक्सीलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसमें खड़े व्यक्ति के साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, वो तो एक्सीलरेशन होगा, जो ग्रेविटी होगी जी 9.8 से, वो तो ऑलरेडी उसको कर चलिए, रही मैं है। आपको ऑप्शन देता हूं, उसमें खड़े व्यक्ति के साथ क्या होगा। एक्चुअल में वो व्यक्ति तो है नहीं कि आपको कहेगा कि मुझे सर में चोट लग गई, है ना? वो व्यक्ति भारहीनता का एहसास करेगा, वो व्यक्ति पहले से ज्यादा भार महसूस करेगा, वो व्यक्ति लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा। 3 में से क्या होगा? ऐसा नहीं कि उसको बुखार लगेगा, वो बीमार होगा, इसी 3 में से कुछ होगा उसके साथ। सर वो उसकी जो सर होगा वो स्लिप पे टकराएगा सर। क्यों टकराएगा? सर वो जो आप एक्सीलरेशन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना। जी, चलिए ठीक है, आप मुझे समझाइए, आपका उत्तर सही है, आप मुझे समझाइए केवल कारण। क्योंकि सर जो फोर्स होगा ना, जो वेट होगा W = mg, और उसके अनुसार जो आप जो एक्सीलरेशन कर रहे हैं ना, फोर्स = मास इनटू एक्सीलरेशन, तो m तो m तो कट जाएगा, एक्सीलरेशन जो होगा उसका उसके चलते वो जो एक्सीलरेशन ज्यादा हो रही है ना, तो बॉडी जो होगा उनका मोमेंट ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, एक सिंपल वेलोसिटी है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड एक ट्रेन का। ट्रेन की सीट पे आप बैठे हैं, है ना? छत पे आप एक्चुअल में बैठे हैं, ये वो बिजली का समय नहीं है जो बिजली का तार जाता था, एकदम खुला है बिल्कुल, बैठे हुए हैं और आप अपने हाथ से एक गेंद ऊपर की तरफ फेंकते हैं। ट्रेन की गति है 10 मीटर पर सेकेंड, आप अपने हाथ से गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, उस गेंद का क्या होगा? वो गेंद फिर से आपके हाथ में आएगा जहां आप आगे निकल चुके होंगे, या वो आपके पीछे गिर जाएगा, या वो हवा में जाने के बाद खुद से डिसीजन लेगा? पीछे गिरेगा सर। पीछे गिरेगा। जी, क्यों पीछे गिरेगा? ट्रेन के तो मोमेंट आगे की तरफ हो रहा है ना, तो हमारा जो लॉ ऑफ इनर्शिया अच्छा, वहाँ काम। तो जो ट्रेन का मूवमेंट आगे की तरफ हो रहा है, जब उसको आप फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो उसका जो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का, जो 10 मीटर पर सेकेंड का है, वो उस गेंद पर भी तो लग रहा है, वो हाथ में नहीं गिरेगा। किस स्पीड से सर वो गाड़ी किस स्पीड से जा रही है वो भी तो डिपेंड करेगा।
हम तो बताएंगे आपको, गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। चलिए ठीक है, करंट का कोई एक स्थिति बताइए अभी, करंट न्यूज जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपके संज्ञान में है। सर आज का जो न्यूज है वो कल हमारे ऑनरेबल पीएम गए थे, गोरखपुर गए थे, वहां से वंदे भारत ट्रेन का उन्होंने लेगअप किया था। सॉरी, मैं हेलो। हाँ हाँ बोलिए, फिर से थोड़ा रिपीट हाँ करिए, सर। मैं सुन नहीं पाया था। हाँ सर, रिसेंटली सर ऑनरेबल पीएम गए थे, गोरखपुर गए थे, वहां से उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को फ्लैगअप किया और कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उन्होंने बनारस में और आपको छत्तीसगढ़ में उन्होंने वो किया, डेवलपमेंट इनोग्रेशन किया। तो डेवलपमेंट जो बनारस का है, जी जी उसको हम जापान के क्योटो शहर जैसा बनाना चाहते हैं, जी जी। है ना। तो इस डेवलपमेंट के इस नजरिया से आप सहमत हैं, असहमत हैं, कुछ सुधार चाहते हैं, क्या जैसे चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट शहर। तो होना ही चाहिए। तो मतलब एक आदि शहर है, एक बहुत पुराना शहर है, कहा जाता है जहाँ स्वयं भगवान भोले आए थे, उसको हम जापान के क्योटो शहर जैसा क्यों बनाना चाहते हैं। भगवान नहीं भोले सर, तो त्रिकाल के देवता हैं। नहीं सर, डेवलपमेंट और जो रिलीजियस या स्पिरिचुअलिटी है वो तो एक अलग स्थान पे है, उससे हम लोग उसे भी रिडेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर उसको करेंगे तो हमारा टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा ही, उसके पैरेलल हमारा डेवलपमेंट भी जरूरी है। अगर इफ यू वांट, अगर हमें कम्पीट करना है डेवलपिंग वर्ल्ड से, तो उसके साथ ही स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस जो सेक्टर है हम उस पर भी काम कर ही रहे हैं, और इसके साथ डेवलपमेंट भी जरूरी है सर। सो डेवलपमेंट जो भी हो रहा है वो ठीक, मेरे अनुसार ठीक हो रहा है सर। तो भारत को क्योटो बनाया जाना चाहिए, बनारस को क्योटो बनाया जाना चाहिए, या क्योटो को बनारस बना देना चाहिए। क्योटो सर बनारस कैसे बन सकता है, वो तो फिर नहीं बन बनारस में सकता जो है। भी वहां पे सर, फिर ये जो यहाँ पे कल्चर है वहां पे लेके जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आप ये कहना, तो आप ये कहना चाहते हैं जब हम उसका डेवलपमेंट ले सकते हैं तो वो हमारा कल्चर क्यों नहीं ले सकता। आप मॉडर्न इंडिया में विवेकानंद जी के बारे में पढ़े होंगे, जी उन्होंने जी कहा था कि पश्चिम को पूरब से स्पिरिचुअलिटी के मामले में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जी जी। तो क्योटो को क्यों सीखने की जरूरत नहीं है हमसे। अगर एक शहर है जहां कबीर जैसा महान योद्धा हुआ रहा, जिन्होंने युग युगांतर किया, समाज का युगांतर किया, तो क्या कबीर से, इसका मतलब है कबीर से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं सर है। ठीक है, ओवर टू यू सर। ये बताइए कि आपने बीटेक किया कहाँ से? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज। नहीं सर, एमटेक वहां से किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज। ओके, रांची। जी जी जी। और बीटेक कहाँ से किया? बीटेक सर बीआईटी मेरठ से किया था, यूपी एफिलिएटेड। अच्छा, यूपीटीयू से किया था। ये बताइए कि बीटेक के बाद बीटेक क्या ब्रांच था आपका? मैकेनिकल सर। अच्छा, और इसमें आपने क्या सीखा एमटेक में, फाउंड्री एंड फोर्ज में? तो क्या होता है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। सर तो फाउंड्री एंड If you are फोर्ज तक। comfortable, see, if you are comfortable in English, you can speak in English. There is no नहीं सर, issue. ठीक है सर, कोई नहीं। सर जो एमटेक ब्रांच थी हमारी, स्पेशलाइजेशन था फाउंड्री एंड फोर्ज का, तो उसमें हम लोगों ने यही सीखा कि इनिशियल स्टेज में आपको टाइप्स ऑफ जो मटेरियल्स हैं, फिर उसका कास्टिंग और फोर्जिंग, जितने भी ऑपरेशंस हो गए कास्टिंग फोर्जिंग का, और उसके बाद से कास्टिंग, फिर कास्टिंग में जब हम जाते हैं तो कास्टिंग में आपको फेरस नॉन फेरस जितने भी मटेरियल्स हो गए उसके कास्टिंग प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं, Okay. पूरा सिलेबस तो यही था सर, कास्टिंग एंड फोर्जिंग पे ही था। उसके बाद आपने वर्क कहाँ किया? सर वहां से मैंने पहले वहां से प्लेस्ड होके रामकृष्ण फोर्जिंग है जमशेदपुर में, फिर वहां पे मैंने एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर काम किया था 1.5 ईयर। तो वेरियस टू डिपार्टमेंट थे वहां पे फाउंडर रामकृष्ण फोर्जिंग में। तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली कि हर एक टू टू मंथ्स के गैप में मैंने हर एक डिपार्टमेंट को वहां पे एनालाइज किया और वहां पे काम किया। ये बताइए, जहाँ तक मुझे पता है आपने जिस इंस्टीट्यूट से एमटेक किया वो शायद इंडिया में इकलौता इंस्टीट्यूट है। जी जी जी। तो आपने इतने वैल्यूएबल इंस्टीट्यूशन से एमटेक किया और आपका कोर्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपके नॉलेज भी बहुत अच्छा है, तो आपको नहीं लगता कि आपका ये नॉलेज जो है किसी स्पेशलाइज्ड हेवी इंडस्ट्रीज के फील्ड में देना चाहिए रादर देन जो है वो एमएसएमई सेक्टर में यहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहिए फोकस? नहीं सर, तो अभी अगर देखें तो जो जो ये नॉलेज है ना वो एमएसएमई सेक्टर को भी इनहेंस कर सकता है थ्रू कास्टिंग छोटी छोटी इंडस्ट्री बैठा के।
अगर हम फोर्जिंग जाते हैं ठीक है, फोर्जिंग के लिए बड़ी इंडस्ट्री की जरूरत है, लेकिन अगर अगर बिहार के जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो वहाँ एमएसएमई की जरूरत ज्यादा है, तो उस हाँ, तो सेक्टर। यही मैं भी कह रहा हूँ कि एमएसएमई की तो अब बात है कि बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग जो है उसको लगाया जा सकता है, लेकिन आपकी जो नॉलेज है, स्पेशलाइज नॉलेज है, फोर्जिंग की नॉलेज है, आपने वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन से किया है, ठीक है ना, तो आपको उस पर स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, हेवी इंडस्ट्रीज में जाना चाहिए, उसको और डेवलपमेंट करना चाहिए, इंडिया के ग्रोथ में आपका योगदान होना चाहिए। तो फिर आप बिहार में क्यों आना चाह रहे हैं? थोड़ा सा सर यहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल है, थोड़ा डाइवर्सिटी मिलेगी काम करने के लिए, और थोड़ा सा इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है बिहार के ग्रोथ में, जीडीपी में? सर अगर अगर सेकेंडरी सेक्टर के देखेंगे, स्पेशलाइज अगर स्पेसिफिक इंडस्ट्री के तो नहीं पता है, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर का भी देखेंगे, जो हाँ, इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें आपको 18.1% है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 16 का, उसमें टारगेट हमारा है कि वो 25% होना चाहिए टोटल कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का। ओके। आपकी ये नॉलेज जो आपने गेन किया है बीटेक में, मैकेनिकल में या फाउंड्री एंड फोर्ज में, तो ये आप प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर कैसे यूज करेंगे? ये सर एक्चुअली जब हमारा बीटेक क्लासेस बीटेक जो कोर्सेज हैं उसमें हम लोगों ने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ा था, तो उसमें इंडस्ट्रियल हम्म, इंजीनियरिंग में पूरी जो कोर्स है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और पर सीपीएम के थ्रू आप कैसे किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे, शेड्यूलिंग हम्म, कैसे करेंगे, राउटिंग कैसे करेंगे, लोडिंग कैसे करेंगे, फिर इन्वेंट्री कंट्रोल के थ्रू कैसे आप वेयर हाउस एक बना के कैसे उसको इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे, सप्लाई चेन को कैसे देखेंगे, लाइन बैलेंसिंग कैसे करेंगे। या और जब मैंने अपना इंडस्ट्री में गया तो वहां पे मैंने ये सीखा कि जो चीजें हैं उसको, अगर हम पीपीसी बोलते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के थ्रू एक इंडस्ट्री अगर चल रही है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, प्लानिंग से लेके आपको क्वालिटी से लेके क्वालिटी चेक तक, ये सारा कहना मैंने अपनी कहने चाह रहे हो आप कि आपने मैनेजमेंट का कम्प्लीटली सीखा है? मैनेजमेंट और सर अपना प्रोडक्शन भी, जो मैकेनिकल में मैंने जो गेन किया नॉलेज को एक्वायर्ड किया, जो नॉलेज है अपना एमटेक में बीटेक में और इंडस्ट्री के थ्रू जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आपके पहले एक कैंडिडेट आए थे, उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की, उन्होंने एमबीए किया, और वो भी पढ़े हैं सीपीएम, पर्ट, सप्लाई चेन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, एवरीथिंग। तो व्हाई शुड आई हायर यू एंड नॉट हिम? सर हम लोग एक मैनेजमेंट के अलावा एक टेक्निकल असिस्टेंट भी दे सकते हैं, अच्छा, अगर किसी प्रोजेक्ट में टेक्निकल असिस्टेंट की जरूरत पड़े। तो वही मैं आपको पूछ रहा हूँ। मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, हैंडलूम इंडस्ट्री है, ठीक है, बिहार के भागलपुर जिले में काम कर रही है, ठीक है। आपने शायद सुना होगा कि सिल्क इंडस्ट्री का जो है वो काफी डिटेरिएट हो रहा है जी जी जी। कंडीशन। तो आपको अगर वहाँ पर डीआईसी में पोस्टिंग हुआ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आप अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज या इंजीनियरिंग का नॉलेज को वहाँ कैसे यूज करिए, रादर तो देन मैनेजमेंट, अदर देन मैनेजमेंट? सबसे पहले सर जो मशीन का सेटअप होगा ना, अगर हम हैंडलूम सेक्टर ले रहे हैं तो अगर हमें यान से लेके अगर हमें धागा बनानी है तो वहाँ पे प्रत्येक स्टेज में इंडस्ट्री की जरूरत पड़ेगा, और अभी जो चल रहा है अभी सब ऑटोमेशन चल रही है, तो वहाँ पे जितनी मशीनें होंगी वहाँ देखिए, मैं हैंडलूम की बात कर रहा हूँ, पावर लूम की नहीं, ध्यान नहीं हैंडलूम। रखिएगा। जी जी जी। हम्म, अब बताइए। तो वही सर इंडस्ट्री सेटअप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, और ये मशीन सेटअप के लिए, लेकिन अच्छा। आपके डीआईसी के बारे में आपने सुना है? जी सॉरी। डीआईसी के बारे में सुना है? ये सर क्या होता है ये? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। कब बना ये? आई कैन नॉट रिकॉल सर ईयर। अच्छा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत बना था या स्टेट गवर्नमेंट के तहत? सर आई कैन नो द एग्जैक्ट सर, शायद स्टेट गवर्नमेंट। ओके। ये बताइए कि एमएसएमई के बारे में आपने सुना होगा। जी एमएसएमई में माइक्रो जो इंडस्ट्री है, उसका डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू एमएसएमई एक्ट 2006 एंड द लेटेस्ट अमेंडमेंट? मीन्स यू कैन से अबाउट द लेटेस्ट अमेंडमेंट। सर अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट अमेंडमेंट जो अभी 22 में हुई है, उसके अनुसार जो एमएसएमई स्मॉल इंडस्ट्री का जो डिफिनीशन है ना, फर्स्ट ऑफ डिफिनीशन उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे, एक प्रॉफिट आपका कितना टर्नओवर कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट या प्रॉफिट। टर्नओवर? हाँ नहीं टर्नओवर सर। ओके। तो इन्वेस्टमेंट जो है इसमें 5 करोड़ का होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, हम्म, और जो टर्नओवर होना चाहिए 50 करोड़ से कम होना चाहिए। ओके, ठीक। ये बताइए कि बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आपको तीन बड़ी समस्या बताइए क्या दिखती है?
सर सबसे पहले जो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट का एक तो लैंड एक्विजिशन अभी चल रहा है, प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा होता है। और एक जो इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ है वो मतलब कम्प्लीटली पूरे बिहार जियोग्राफिकल लोकेशन में नहीं हुआ है। किसी किसी एरिया में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, किसी किसी में इंडस्ट्री में कम है, उसको दूर करने की जरूरत है। और एग्जाम्पल बताइए। जैसे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट देखेंगे एमएसएमई सेक्टर का बहुत कम हुआ है। अभी यहाँ पे जो बायडा के थ्रू जो इंडस्ट्रियल एरिया अभी जस्ट पिछले साल घोषित किया गया है, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 फेज 2, क्योंकि वहाँ पे जो शुगर मिलें थी वो ऑलरेडी बहुत पुरानी शुगर मिले हैं, लेकिन वो अभी आपको 20 साल 25 साल से बंद पड़ी हुई हैं। और जो भी छोटे छोटे उद्योग थे ऑलमोस्ट दे आर अप टू क्लोजर आ चुके हैं। तो वो सब सर डेवलपमेंट पूरे ज्योग्राफिकल लोकेशन पे नहीं हुआ है। और एक है कि टेक्निकल स्किल जो है वर्कर्स का वो अप टू दी मार्क नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है हमारा एमएसएमई सेक्टर हो या इंडस्ट्री सेक्टर में, जो वो रिक्वायरमेंट अप टू फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए टेक्निकल ट्रेनिंग भी जरूरत है सर। ओके। और तीसरा प्रॉब्लम क्या है? एक लैंड हो गया, एक स्किल्स हो गया, थर्ड एनी अदर पॉइंट? थर्ड तो अच्छा चलिए, आप सजेशंस बताइए, ठीक है ना, कि जी क्या क्या चीजें करनी चाहिए गवर्नमेंट को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, स्पेशली फोकस ऑन एमएसएमई। हाँ सर। अभी अभी जैसे एक न्यूज में था कि जो आपको वेस्ट चंपारण में एक चिनपटिया मॉडल है सर। क्या है वो, जो इसके बारे में बताइए थोड़ा। वो सर एक बताइए। स्टार्टअप इनिशिएटिव है। ये बहुत इनोवेटिव आइडिया है। हमारे वहाँ के जो डीएम है कुंदन कुमार सर थे, आयुष कुंदन कुमार सर। तो जब कोविड के समय जब सभी माइग्रेंट जब घर आ गए थे, तो जब वो क्वारंटाइन हुए थे, तो उन्होंने स्किल मैपिंग कराया। जितने भी माइग्रेंट वर्कर हो गए हैं, तो कुछ वैसे वर्कर जो कुछ एमएसएमई में काम कर रहे थे, या दिल्ली हो या दुबई हो, तो क्वारंटाइन के थ्रू उन्होंने स्किल मैपिंग कराया। स्किल मैपिंग के बाद उन्होंने एक डाटा कलेक्ट किया, और डाटा के सेग्रेगेशन पे उन्होंने पाया कि जो ये स्किल है उस स्किल का यूज हम लोग अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं। फिर उन्हें बिहार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बायडा के सहयोग से वहाँ पे एक इनोवेटिव स्टार्टअप सेटअप किया, और उसके थ्रू उन्होंने जो भी लेबरर थे और जिनके पास एक इनोवेटिव आइडिया था, उसके थ्रू उन्होंने स्टार्टअप बनाया। अभी वहाँ पे ठीक है, तो शायद आप सजेशन दे रहे थे, बताइए। चनपटिया मॉडल को लागू करना चाहिए, पहला। दूसरा? प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में उसे लागू करना चाहिए। किसको? सॉरी, आप फिर से ऐसे बोलिए, आवाज नहीं। सर जो चिनपटिया मॉडल है उसे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में उसे लागू करना चाहिए, ठीक प्रत्येक है, डिस्ट्रिक्ट उसके में सेटअप हो। बाद? और हाँ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के फोकस करना चाहिए। वो तो और फोकस हो रहा है अभी। मेगा हम्म, फूड पार्क वगैरह बन रहा है, काफी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ नया बताइए। और सर जो जैसे जो भी हमारे जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो ब्रांडिंग अभी हुई है, जो रिकॉग्निशन मिला है, उसे वर्ल्ड लेवल पहुंचाने की जरूरत है। और ओके। और जो सर आर्टिजन जो है, जैसे अगर मधुबनी पेंटिंग हो या पाल आर्ट हो, वो तो अभी डिग्रेड कर रहा है। लेकिन जो हम्म ये सब उसे मैंने जो आर्टिजन्स हो गया, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स, उसका हम्म प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, उसको और गवर्नमेंट सपोर्ट देना, ताकि उसकी ब्रांडिंग अच्छी कर सके। और टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत है सर। ठीक है, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये बताइए कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यस, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। उधर अगर आपका प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, एज ए एसडीएम और डीएसपी समथिंग, तो आप तो यहाँ से छोड़ करके चले जाइएगा, तो ये तो हमारे लिए नुकसान होगा। हम आपके ट्रेनिंग पे इतना खर्च करेंगे सब कुछ पे, तो फिर तो हमारे लिए ये नुकसान होगा। तो सर लेकिन जो जो या आप, जो चीज मैं ओके बोलिए अगर सर। आपको होगा सिलेक्शन एसडीएम डीएसपी, तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, पहले ये बताइए। सर सिलेक्शन के बाद वो ऑप्शन से सोच सकते हैं जाने के लिए। लेकिन सर सोच जो सकते हैं। ये नॉलेज मैं ट्रेनिंग में गेन किया हूँ, उसका यूज मैं वहां पे भी कर सकता हूँ, अगर मैं किसी डिपार्टमेंट में जाता हूँ, एसडीएम बनता हूँ। तो पहले तो जवाब ये दीजिए कि अगर आपका सिलेक्शन उधर हो जाता है, तो आप छोड़ के जाएंगे या नहीं जाएंगे? ऐसे तो सर जाना ही पड़ेगा, अगर सर लेवल अगर चेंज हो रही है तो। अगर लेवल तो डीएसपी और एसडीएम का सेम है, तो ऐसे में प्रेफरेंस प्रोजेक्ट नहीं, मैनेजर को ही लेवल तो दूंगा। मुझे लग रहा है कि जहाँ तक कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजर एसडीएम सबका सेम ही है, लेवल 9 पे जॉब है शायद। हाँ सर, तो वहाँ मैं प्रेफर प्रोजेक्ट मैनेजर को ज्यादा करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा टेक्निकल नॉलेज है वहाँ का अच्छा यूज हो सकता है। तो मतलब आप नहीं जाएंगे? जी सर। ओके, ठीक, थैंक यू। अजय जी, यस, गुड इवनिंग सर।
वेरी गुड इवनिंग। आप गोपालगंज से हैं? जी जी जी। कासा मूसा का नाम सुने हैं? यस सर। कासा मूसा सुना है कभी नाम? जी जी। क्या है ये? जी सर। सर छोटा एक टाउन है सर। ओके, तो यहाँ पे मैं- क्यों न्यूज़ में था ये? लगभग तकरीबन 10 साल पहले, 8-10 साल पहले। सासा मूसा। पूरे बिहार में नहीं, एक पूरे भारत में ये न्यूज़ में था। याद है कुछ आपको इसके बारे में? कोई फेमस चीज़ है यहाँ पे, या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो यहाँ पे कुछ जिसकी वजह से इसको याद किया जाए? वहाँ पे सर एक शुगर मिल है, वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे, शुगर मिल में। ठीक है, ठीक है, हम यही पूछना चाह रहे थे, तो इसके वो बारे सर में। बॉयलर 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 फट गया था सर। ओके, ओके, तो क्या कारण हो सकता है उसको किसी प्रोजेक्ट में बॉयलर का फटना? इसके पीछे किसको जिम्मेदार माना जाना चाहिए? बहुत सारा, सबसे बड़ा रीजन अगर देखेंगे तो मेंटेनेंस का होता है इसमें। अगर कोई भी चीज अगर फेलियर हो रही है तो मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। हम्म। क्योंकि सर बॉयलर जो फटा होगा, ओवर हीटिंग से मैक्सिमम चांसेस हैं, क्योंकि जब वहाँ फ्यूजुअल क्लॉक लगता है, ठीक है, वो चेक करता है कि वाटर लेवल कितना है, और वो हमारा जो बॉयलर के सेल है वो हीटिंग हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है। माने ज्यादा ओवर हीट हो जाएगा तो वो फ्यूजिबल टैग इंडिकेट कर देता है। तो शायद इन्होंने जो वो नॉर्म्स हुआ होगा मेंटेनेंस का, वो लोग ने अवॉइड किया होगा। ओके। और गोपालगंज में अगर हम घूमना चाहें तो आप कौन कौन सी जगह प्रेफर करेंगे? गोपालगंज में सर सर सबसे ज्यादा फेमस जो है वहाँ पे थावे मंदिर है। ओके। तो और तो ये सर थावे अभी महोत्सव वहाँ मनाया जाता है? ये सर। थावे महोत्सव मनाया जाता है वहीं पे? तो किसको जी जी। मतलब ये डेडिकेटेड मंदिर है? किस देवता? वो, माता देवी की है सर। अच्छा, अच्छा, माता देवी। तो ये बताइए कि कोर इंडस्ट्रीज क्या होता है, इसके बारे में पता है आपको? कोर। कोर इंडस्ट्रीज जी जी। क्या होता है? हमारी 8 कोर इंडस्ट्री है सर पूरे इंडिया में। ठीक है। तो उसका सर सबसे पहले है आपको कोल इंडस्ट्री हो गया, ओके। क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सीमेंट हम्म। और स्टील। ठीक है, तो अतुल सर ने आपसे सवाल पूछा था कि आप स्विच करेंगे कि नहीं करेंगे जॉब। तो लेवल इतना कंसर्न क्यों है? अगर आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, तो फिर लेवल तो नहीं होना चाहिए एक चेंज करने का रीजन। कि आप नहीं मतलब सर, इसका मतलब कि आप पैसा और लेवल और पावर देख के चेंज करना चाहते हैं कोई भी जॉब को? नो सर, हाँ, ऐसा नहीं। मतलब लेवल क्यों है? आपने कहा कि लेवल देखूंगा मैं सबसे पहले, क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे? नहीं सर, सॉरी। ठीक है। भारत में जब अक्सर जो है न्यूज़ में, समाचार पत्रों में जब बीमारू स्टेट्स की बात होती है तो भारत में कुछ गिने चुने राज्य हैं जो बीमारू में आते हैं। क्या बिहार भी आता है आपके जी पास? जी सर, बिहार भी आता है। क्या कारण है उस बीमारू राज्य कहने के बिहार के? क्या करते हैं इसका? सर बिहार। यहाँ पे एक तो सर सबसे पहले जो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, जो शिक्षा का जो रेट है ना, हम्म। उसके बेसिस पे भी हम मान सकते हैं। और पर कैपिटा इनकम भी कम है यहाँ पे। और अ, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी रेशियोज भी कम है। अभी जो गवर्नमेंट के जितने भी रिपोर्ट आते हैं उसमें ऑलमोस्ट हम लोग नीचे से बॉटम पे ही रहते हैं। तो मतलब सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है, मतलब क्या इसके पीछे रीजन है? सरकार इसे सरकार कर रही है, लेकिन अभी क्या थोड़ा सा कर रही समय है लग रहा है, जैसे? पॉलिसी कोई इम्प्लीमेंट हो पॉलिसी रही है। बनाइए, कोई स्कीम नाम बताइए बिहार सरकार अच्छा, की। अभी सर एम्प्लॉयमेंट के लिए तो अभी बहुत सारे स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है। जैसे? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसको दूर किया जा सके, जैसे बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 16 की है। हम्म। स्टार्टअप पॉलिसी जो अभी 17 से 22 की 22 वाली अभी आई है। हम्म। और 17 से 22 वाली हो गई, फिर इथेनॉल पॉलिसी हो गई, हम्म। जिसमें बिहार फर्स्ट स्टेट बना था जो इथेनॉल प्रमोशन प्रोडक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी ले गया था 2021 में। हम्म। और अभी बायोफ्यूल पॉलिसी भी बात चल रही है, अभी जस्ट अभी दो दिन पहले की न्यूज है। चलिए मान लेते हैं कि आपका ये सबसे सिलेक्शन हो गया, आपने अच्छे मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में आपने सरकार को अच्छा सेवा दिया, एक्सपीरियंस गेन किया, और एक दिन आपको सरकार जो है आप ही के डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में आपको वहाँ भेजती है। आप
आपको यूनिट के लिए वहां पे आपको हेड बना के भेजती है एक यूनिट का, और वो इंडस्ट्री जो है लेदर का इंडस्ट्री। आप वहाँ ओके जाते ओके। हैं। अभी आपने IAS कुंदन सर का आपने रेफरेंस दिया कि उन्होंने कैसे वहाँ लेबर को वहाँ पे मैनेज किया और कैसे वहाँ पे ग्रोथ कराया। आप भी उसी तरह से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आप आसपास के लोगों को आप अच्छा सा अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो लोग ज्वाइन करते हैं। 3-4 ओके महीने बाद पता चलता है कि आपके जो इंडस्ट्री से जो डिस्चार्ज है पानी का, उसकी वजह से जो आसपास का जो तालाब है वो दूषित हो रहा है, वो पोल्यूट हो रहा है, और उसकी वजह से काफी जो है बीमारियां फैल रही हैं, लोग मर भी जा रहे हैं। उसके बाद आपको इसकी सूचना मिलती है, तो आपके स्टेप्स क्या होंगे इस बारे में, क्योंकि आपने ऑलरेडी वहाँ पे इंचार्ज ले रखा है यूनिट का, आप ही वहाँ के डिसीजन मेकर हैं, क्या करेंगे आप? तो सबसे पहले सर जो इशू है उसको पहले मैं उसको इंक्वायरी करके देखूंगा, ठीक है। और उसके बाद से जो भी प्रिवेंटिव मेजर लिए जा सकते हैं, हम्म। जैसे वाटर वाटर अगर वहाँ अगर लीकेज हो रही है, अगर दूषित वाटर जा रही है, हम्म। तो वहाँ पे एक एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बैठाएंगे। बट गांव वाले तो अभी कह रहे हैं कि इस प्लांट को बंद करना चाहिए, क्योंकि लोग, उनके परिवार वाले, बच्चे, बूढ़े मर रहे हैं वहां पे। मतलब इंस्टेंट आपका डिसीजन क्या होगा उस समय? आप आप एक मतलब सोल डिसीजन मेकर है वहां पे, आप जो डिसीजन ले लेंगे वही डिसीजन होगा। आपको सरकार को बोलना है कि ये बस डिसीजन लिया जाना चाहिए, सरकार आपकी बातों को मानती हुई है, तो क्या आप इंस्टेंट डिसीजन लेंगे उससे निपटने के लिए? सर इंस्टेंट तो वही इंस्टेंट तो वही होगा सर, पहले जो गांव के लोग हैं उनके बीच में जाऊंगा, ठीक है। और उनके बीच में जो जो इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस है पहले उसे बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद से अगर वो नुकसान पहुंच रही है, अगर वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, दोनों 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 तरफ से कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। हम्म। और उसके बाद से ही नेक्स्ट स्टेप की मैं जाऊंगा, अगर वो नहीं मानते हैं तो। हम्म। इसके अलावा तो उसके सरकार लिए सरकार के एंगल से आप कुछ नहीं करेंगे, मतलब वहाँ आप सरकार के प्रतिनिधि हैं तो सरकार को कुछ भी सूचना नहीं देंगे आप? नहीं तो वो तो सर देना ही है। नहीं, क्या देंगे भाई? तो सरकार को किस बारे में किस बारे में सूचित करेंगे कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सर क्लोजर के लिए तो नहीं जाएंगे, उसके लिए सर जो स्टेप्स हैं, जैसे अगर ट्रीटमेंट वहां पे अगर हो सके, हम्म। मरवाड़ी ट्रीटमेंट प्लांट अगर लग सके, तो उसके लिए हम सोचेंगे। डायरेक्ट क्लोजर सर एक ऑप्शन नहीं रहेगा। ओके। ठीक है अजय जी, अगर आपका। ऑप्शन क्लोजर हो तब क्या होगा? हम्म। नवीन जी। अजय यस जी, सर। अगर ऑप्शन एकमात्र क्लोजर ही हो तो क्या होगा? आप क्लोज करके चले जाएंगे? नहीं सर, अगर 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 उसका जैसे अगर जो लीकेज हो रही है ना, अगर उसको अगर हम टेम्पोररी अगर जी। क्लोज भी कर रहे हैं, तो बाद भी मैं उसके जो क्या क्या इशू हुई है उसमें, अगर क्या लीकेज अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, उस पर अगर एक टीम बना के उसकी स्टडी की जाएगी, उसका फिर उसके प्रिवेंटिव मेजर लेके फिर काम चालू कर सकते हैं सर उसे। नहीं, मान लीजिए कि उसको चालू करने की कोई संभावना नहीं है उस गांव में, अब वहां चालू ही नहीं ओके हो सकता है, तो ऐसा कौन सा ओके। स्टेक होल्डर है उस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जिसके बारे में आप कुछ करना चाहेंगे, सरकार को कुछ सजेशन देंगे कि इनके लिए कुछ मेजर्स लिए जाएं? कस्टमर्स, उसमें काम करने वाले लोग, गांव के लोग। तो सर स्टेक होल्डर में तो सबको ही आ जाएगा ना, सबके बेनिफिट्स के लिए वो कंपनी अगर रन कर आप रहे थे तो वहाँ आप लोग। किन के लिए, चलिए, उस इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं, कामगार, जी उनके जी। लिए आप क्या स्टेप लेने को सरकार को बोलेंगे? क्योंकि अब वो इंडस्ट्री आउटडेटेड हो चुकी है, वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, वहां के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो क्या ओके उनको ओके। बेरोजगार छोड़ दिया जाए? नहीं सर, तो फिर वो ये उनका जो स्किल है वो तो उसका डाटा तो पूरा हमारे पास होगा ही, तो फिर एक न्यू इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट की बात कर सकते हैं वहाँ के ठीक लोगों है के अजय लिए। जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है अजय जी, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। अजय जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम्म। यस सर। पहले काफी आप ठीक। नर्वस हो गए हमारे प्रश्नों से, है ना? बहुत ज्यादा। तो हाँ, कुछ ऐसे प्रश्न थे जो बिल्कुल आपके रेंज में नहीं डाले गए, है ना? तो और ये काफी तुरंत आपको अनफॉर्चुनेट था। वो एक्चुअली में सर जानबूझ के हाँ, डालते ही हैं थोड़ा, कि वहां भी इस तरह का अगर सिचुएशन आप फेस करें तो कंट्रोल हो जाए। वो कंट्रोल हो जाए, और ये अच्छी बात है कि आप इतना नर्वस होने के बावजूद आपने बहुत अच्छा कमबैक किया, है ना? हम्म। जी जी। और हो सकता है कि जिस एरिया से आपको प्रश्न पूछा जा रहा हो उस एरिया में आप जी कंफर्टेबल ना हो, ये हो सकता है शुरू में, है ना? जी। लेकिन आपका जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ये सब पे जो आपका विचार है या इस पे जो नॉलेज है, वो काफी अच्छा है।
हाँ, आप थैंक यू सर। फिजिक्स के कुछ मामलों को अगर आप अभी नहीं देख सकते तो बेसिक चीज को थोड़ा सा तो आप देख ही सकते हैं ना। जैसे कि जी न्यूटन का तीसरा श्योर नियम कहाँ गलत हो जाता है ना। तो ये श्योर इस सर। प्रश्न का जवाब नहीं देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। जिन्होंने नहीं सुना है हो सकता है उनके लिए स्ट्रेंज प्रश्न हो, तो इसलिए इसमें नहीं सोचना है कि मेरा बेसिक गलत हो गया, है ना। लेकिन आपकी जो हॉबी है उसको अच्छे से तैयार करना है। आपको मैंने पूछा कि आप किसी जगह पे जाते हैं तो क्या देखते हैं, तो आपने कहा नेशनल इंपोर्टेंस का देखते हैं, तो ठीक है वो तो देखते हैं, नेशनल इंपोर्टेंस का आप पढ़े तभी तो वहां गए। आप वहाँ जी का जी कल्चर देखते हैं, वहाँ के लोगों को देखते हैं, वहाँ का खान पान देखते हैं, वहाँ का क्लाइमेट देखते हैं, रहन सहन देखते हैं, फिर तय करते हैं कि एक पूरा समाज और संस्कृति कैसा है। अगर आप इसको जी जी इस रूप में पेश करते हैं तो आपका जवाब ज्यादा अच्छा होगा कि सर मैं वहां से कुछ डूज कुछ डोंट्स ये सीखता हूँ। अब क्या डोंट सीखते हैं, तो सर पॉलिथीन फेंका हुआ था, कचरा फेंका हुआ, तो ये मैं सोचता हूँ कि यहाँ ना हो, तो ये मैं सीखता हूँ। जो भी आपका वो उत्तर है, ठीक है। बाकी ओके जब आपको बोला जाए कि आप किस पे 5 मिनट बात कर सकते हैं, तो ऐसा टॉपिक बताइए जिस पे आप बात कर सकते हैं, है ना। आपने कहा कि हिस्ट्री पढ़ा हूं, और जब मैंने पूछा कि हिस्ट्री क्या पढ़े, तो पूरा ही पढ़े हैं सर। जब आपके सामने मैं गेंद डाल रहा हूं कि आपने हिस्ट्री में क्या पढ़ा, तो आपको जो सबसे जी बढ़िया चीज है वो बोल देते हैं स्पेसिफिक करके, सर गांधी जी के बारे में पढ़ा है मैंने, है ना। जी जी सर मैंने भगत सिंह के बारे में पढ़ा है, या मैंने सर स्वदेशी आंदोलन को मैं पढ़ा हूं, अभी मैं याद कर पा रहा हूँ। आपने पूरा हिस्ट्री अजय जी, का एक पूरा वो चैप्टर खोल अजय दिया जी एक मॉडर्न का, बात समझ, है ना। और सॉरी फिर कह सर भी एक दिया कि मैंने मिनट। सब चीज पढ़ा है। जी जी देखिए अजय जी एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये सबसे ज्यादा फंसाने वाला क्वेश्चन होता है, समझे। ओके ओके सर। कि वो क्या करेंगे कि आपसे पूछेंगे कि अच्छा आपने हिस्ट्री पढ़ा है, तो आपने बोले ठीक। अच्छा कौन सा पार्ट आपका फेवरेट है, तो आप बोल देंगे मॉडर्न। अच्छा मॉडर्न में भी कौन सा पार्ट फेवरेट है, तो आप बोल दीजिएगा मान लीजिए कि सर गांधी जी का फेज या नॉन कॉपरेशन या कुछ भी, ठीक। उसके जी बाद वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ना कि अगर उसमें जी आप नहीं जवाब दीजिएगा तो आपको वो नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। लेकिन ओके अगर आपसे पहले ही पूछा जा रहा है कि अच्छा हिस्ट्री आपने पढ़ा है, तो हाँ सर। क्या पढ़ा है, तो सर मैंने सारे सेक्शंस को पढ़ा है, मॉडर्न को, मेडिवल को और एंशिएंट को, ठीक। तीनों आप बोल दिए। अब आपको वो फोर्स कर रहे हैं, अच्छा आपका कौन सा स्ट्रांग पार्ट है, कौन सा बढ़िया पार्ट है, कुछ नहीं बोलना है। बोला सर मुझे तीनों में इंटरेस्ट है, मैंने तीनों पढ़ा है। तो इसके बाद अगर आप किसी जवाब को गलत देते हैं तो उसमें हाँ, जी आपका मार्क्स नहीं काटा जाएगा। लेकिन अगर आप मॉडर्न बोल कर करके 1940s का और फेज आप ये भी बोल कह रहे हैं कि करके, मैं पूरा सर ठीक है मैं पूरा पढ़ा हूँ, ऐसे ऐसे ये हाँ वाला भाव नहीं होना चाहिए, ये भाव है ना। नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप फोर्जरी फाउंड्री इसमें भी आप बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा जहाँ आप नहीं जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से बिल्कुल इससे बचना है। ये इंटरव्यू है, यहाँ पर हमको ईगो सेटिस्फाई नहीं करना है कि हम सारे क्वेश्चन का आंसर हम जानते हैं, पढ़े। सब लोग पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री सब पढ़े होते हैं, लेकिन फिर भी जो होता है वो कहीं कहीं से फंस सकते हैं। आपको फंसना नहीं है, ठीक है ना। एकदम हम्म, ओपन, जितना ओपन रखिएगा उतना स्कोप आपके फंसने का कम रहेगा, समझ गए। कम रहेगा, सही बात। थैंक यू। थोड़ा सा हॉबी को ठीक से तैयार कर लीजिएगा आप, है ना। कि घूमने में आप क्या क्या देखते हैं, अभी तक में कौन सा प्लेस आपको बहुत अच्छा लगा, उसका अच्छा लगने का कारण क्या था। सबसे बुरा जगह बताइए जहां आप नहीं जाना चाहेंगे, है ना। जहां आप गए बुरा लगा, लोगों को क्या संदेश देंगे। तो ये सब चीज को थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। और जो करंट इशू है, मैं आपसे ये विशेष करके कहूंगा कि जो करंट इशू है, अगर मान लीजिए आप पूरा करंट अभी नहीं पढ़ सकते हैं, तो कम से कम 10 टॉपिक का लिस्ट बना लीजिए जो काफी न्यूज में रहा है, चर्चा में। जैसे कि जो बिहार का टीचर वाला मुद्दा है, रसिया यूक्रेन वार है ना, टमाटर की कीमत है, अभी जो मणिपुर में हिंसा है। तो ये 10 टॉपिक को कम से कम आप कहीं से गूगल सर्च करके पढ़ लीजिए, और उसका निष्कर्ष देख लीजिए उस पर क्या निष्कर्ष है, उसी लाइन में अपना निष्कर्ष देना है। और ऐसे जो इतना चर्चित मुद्दा है, इस पे आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। आप आप इंडस्ट्री डेवलपमेंट को देखेंगे, आपको रोज अपडेट रहना है इंडस्ट्री डेवलपमेंट में। और जो अपडेट रहना है वो एक गुण है, ऐसा नहीं कि आप इंडस्ट्री में अपडेट रहते हैं करंट में नहीं रहते हैं, है ना। आप इसमें रहते हैं उसमें नहीं रहते, ये एक गुण है, व्यक्ति हर चीज में रहता है। और आपको सब दिन अपडेट की बाद में तो आप जो भी करें, लेकिन अभी थोड़ा सा 10-15 ऐसा टॉपिक है जो बहुत चर्चा में है, तो उस पर आप एक गूगल सर्च करके पढ़ लीजिए, ओपिनियन बना लीजिए उस पर अपना, ठीक है। क्योंकि मैं अच्छा देख रहा हूँ आपको इसमें आप पूरा ब्लैंक आपको हो जा रहे हैं। अच्छा आपको पता है कि बिहार 2-3 दिन पहले बायोफ्यूल प्रमोशन पॉलिसी लेकर के आई है, जी पढ़ा है आपने। जैसे पॉलिसी की डिटेल नहीं पढ़ा था। हाँ तो आपको ये बायोफ्यूल पॉलिसी प्रमोशन पॉलिसी जब लेकर के आई है, तो आपको यही सब चीज तो पढ़ना है ना थोड़ा भी।
डिटेल नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ना है कि हाँ सर रिसेंट। हाँ, थोड़ा बहुत इसको देखिए आप, इससे आप तो है ना, बायोफ्यूल ये का क्या देखिए यूज होगा। आपका जो, और क्या जो इंडस्ट्रियल वाला जो आपका नॉलेज है, जो डेवलपमेंट में आप जवाब देते हैं, तो ये सब अगर आप कर लेते तो और 4 चांद लग जाएगा आप में, है ना। ये आपको, ये संजोग की बात है कि आपका पूरा इंटरव्यू केवल आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे चले। थोड़ा बहुत तो करंट जाएगा ही, थोड़ा बहुत करंट वो लोग पूछेंगे ही, है ना। तो आप छोटे छोटे मुद्दे पे सॉरी सर बोलने से तो अच्छा है थोड़ा तैयार कर लें, है ना। बाकी सब चीज ठीक है, इतना इतना मतलब होने के बावजूद भी आप इरिटेट नहीं हुए, है ना। आपने लास्ट तक जवाब दिया, अपने आप को काम रखा, ये बहुत अच्छी चीज है। ये मैं बहुत सकारात्मक चीज देख रहा हूँ आप में। एक केस स्टडी दिया, उसमें आपको कॉन्क्रीट पॉइंट होना चाहिए कि देखिए सर, ये जो स्टेक होल्डर हैं, इसमें एम्प्लॉय स्टेक होल्डर है, इसमें गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है, इसमें गांव के लोग स्टेक होल्डर है। तो आपकी पॉलिसी जो है इन तीनों को लेके कैसे बनाएंगे आप, इस पर डायरेक्ट बताते कि स्टेक होल्डर ये है, ऐसे इसको हमें हैंडल करना है। चीज मैं आपको बता रहा हूँ, हम्म, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन था स्टार्टिंग में और बीच बीच में काफी, यहाँ पर आप अपने फ्रेंड से बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने बोला वही सर वही सर वही सर वही था, ये जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं, तो दिस शोज दैट यू आर टॉकिंग इनफॉर्मली विथ योर फ्रेंड्स और समवन। आपको ये नहीं बोलना है, ठीक है। जब सर से आपकी स्टार्टिंग हुई थी तभी हम मार्क किए थे, आप बोल रहे हैं हाँ सर वही सर वही सर, व्हाट इज दिस, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट परफेक्ट देना है। दूसरा चीज है कि आपको कोई भी चीज अगर खत्म हो गया है तो बाद में रिप्लाई नहीं करना है। जैसे कि आर्टिकल जो सर ने बोला कि डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे करते हैं, तो आपने 2-3 बोला, फिर बात चेंज हो गई, सर स्टार्ट करे दूसरी बात, फिर आप बोले नहीं सर वो टेक्स्ट भी था, है ना। तो वो बाद में वापस नहीं आना है उस क्वेश्चन पे, ये एक गलत मैसेज जाता है। जो खत्म हो गया भूल गए कोई बात नहीं, ईगो पे नहीं लेना, अरे यार भूल कैसे गए, याद आ गया बता देते हैं, नहीं। जो कन्वर्सेशन खत्म वो खत्म। उसके बाद एक जगह मुझे आंसर याद नहीं है, लेकिन मैंने लिखा है कि कॉन्फिडेंटली आपने गलत जवाब दिया है। किस क्वेश्चन पे दिया मुझे नहीं पता है, मैंने क्वेश्चन मार्क किया, लेकिन आपने कहीं पर गलत जवाब दिया है वेरी कॉन्फिडेंटली। इफ यू डोंट नो अबाउट द आंसर, ठीक है ना, फील वेरी कंफर्टेबल टू से सॉरी, बोल दीजिए, या फिर 2-3 सेकंड लीजिए, क्वेश्चन के बाद सुनिए, याद कीजिए, ठीक है ना। वो क्वेश्चन और था मतलब जैसे भगत सिंह के फांसी वाला क्वेश्चन था, इन्होंने 1919 बोला हाँ था। 1919, यस यस यस, वो चीज ये याद आ गया। 1919 में आपने जब ये ब्लंडर किया तो आपने क्यों किया, अगर नहीं याद है तो बोल दीजिए कि सॉरी सर मुझे डेट याद है 23 मार्च, लेकिन मुझे ईयर में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ब्लंडर नहीं करना है। दूसरा चीज है कि वो मॉडर्न हिस्ट्री वाला तो डिस्कशन हो ही गया। हाँ, एक चीज मैंने आपको देखा कि आपके अंदर सॉरी बोलने का वो टेंडेंसी नहीं दिखा, ठीक है। जहाँ पे आप गलती कर रहे हैं या भूल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप जो है ये सॉरी वाला जो है ना पोर्शन आप रिकॉल करिए, ठीक है। 1-2 बार आपको सॉरी बोलना चाहिए, फिर 1-2 लोग अगर आपको आंसर बता रहे हैं तो थैंक यू बोलना है। यही एटिकेट्स है। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन को थोड़ा फॉर्मेलिज्म दे देना ही इंटरव्यू है। बाकी बाद में आपका मेरे सवाल का बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, आप कंफर्टेबल हो गए, ठीक है। दूसरा चीज है मैनेजमेंट वाला को अगर मैं पूछ रहा हूँ, इंजीनियरिंग वाला जो पूछ रहा हूँ, तो सामने वालों को बिना क्रिटिसाइज करते हुए आप अपना पॉजिटिविटी बताइएगा, जो कि आपने बताया भी, दैट वाज गुड, ठीक है ना। उस चीज को आप अच्छे से फ्लरिश करिएगा। सामने वाले को क्रिटिसाइज नहीं करना है, अरे सर वो तो सिर्फ मैनेजमेंट जानेगा, हम तो इंजीनियरिंग भी जानेंगे प्लस मैनेजमेंट भी जानेंगे, ठीक है, ये सब चीज नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो आपने काम किया है कंपनीज में, उसके बारे में थोड़ा, वो तो आई होप कि आपको अच्छे से पता होगा क्या काम था फोर्जिंग का, उसका क्या रोल रहेगा प्रोजेक्ट मैनेजर में, तो उसका आप स्पेसिफिक कर सकते हैं कि फोर्जिंग का ना कोई छोटा मोटा भी रूप होगा, हेवी इंडस्ट्रीज को लेकर के जो छोटा मोटा फोर्जिंग जो होगा, टेक्निक्स होगा, मान लीजिए अगर कहीं भी मतलब मीडियम स्केल में तो आ ही सकता है ना भाई। जो आपका 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वाला जो कंपनी होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, तो उसमें तो आ ही सकता है फोर्जिंग कंपनी, है ना। तो उसमें जो है आप स्मॉल एमएसएमईज वगैरह में आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है विद द टेक्निकल स्किल्स एंड ऑल, ठीक है। बाकी ओवरऑल जो है ना आपका बहुत अच्छा आंसर है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, ये चीज है कि मूवमेंट नहीं करिएगा ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर शायद मोबाइल और आपके हाँ, हाथ में एक एक बात और है कि आप जो है जब आंसर नहीं जान रहे हैं तो उसको तुरंत अटेम्प्ट नहीं ले लेना है, थोड़ा सा सोचना है। जैसे कि आपने मेरे कई प्रश्नों पे किया कि जो मैंने ट्रेन वाला पूछा कि मैं बॉल ऊपर फेंक रहा हूं तो क्या होगा, तो आप बोले कि सर पीछे गिर जाएगा,
है ना, और फिर आपने लिफ्ट वाले में किया, लिफ्ट वाले में आप आंसर जानते थे, आपने आंसर सही किया, तो पहली नजर में उसको, पहली बार में उसको गलती क्यों करना था? थोड़ा सोच लेते आप। आपने कहा कुछ नहीं होगा सर, आप बोलते सर मैं थोड़ा सा सोचना चाहता हूँ इस पे, है ना। इसलिए थोड़ा सा सोच के दीजिए जवाब, अगर नहीं जानते तो सॉरी बोलिए, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होगा। और आप सोच रहे हैं कि अगर मैं जवाब दे दिया तो हो सकता है मतलब सामने वाले को भी जवाब ना पता हो। सामने वाले को पता हो तो तभी आपको पूछता है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आप अपने आप को ये मान के चलिए कि मेरा ज्ञान जो है बहुत लिमिटेड है, आधे घंटे के लिए मान लीजिए, बाकी में मानिएगा कि आप ही हैं सबसे बड़े ज्ञाता, है ना। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए अजय जी, आपके मन में ये हो अभी कि मैं मतलब थैंक बहुत यू। लिमिटेड जानता हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन वो आपके भाव में भी व्यक्त होना चाहिए, है ना। भाव में अगर नहीं व्यक्त होगा, आपके मन में कितना भी है कि अरे सर लोग बहुत जानते होंगे, और वो व्यक्त ही नहीं हुआ, आपके मार्क में वो परिणत नहीं हुआ, तो फिर उसका क्या अर्थ रहा? कोई अर्थ नहीं रहा। इसीलिए इसी, चूंकि आपका स्माइल बहुत नेचुरल है, जवाब बहुत मतलब ईमानदारी से देते हैं आप, प्राकृतिक रूप से दे रहे हैं, इसीलिए आपको ये सजेशन में दे रहा हूं ना। आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, आपका ये बहुत मजबूत पॉइंट है, लेकिन थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा सोच करके, कुछ जगह सॉरी कह के, कुछ जगह थैंक यू कह के जीवन को सुगम बना लेना है ना।